नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, हिंदी निबंध अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन अंतिम जो निबंध है कविता क्या है, इस निबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं। साथियों, यह जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, जिससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इस निबंध के बारे में आज अपन समीक्षा करेंगे एवं जो रामचंद्र शुक्ल जी का जो लेखक परिचय है, जीवन परिचय है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण विवरण की जानकारी आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। एक महत्वपूर्ण बात साथियों, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, जितने आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करोगे, उतने ही अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। चलिए पढ़ते हैं कविता क्या है। कविता क्या है, इससे पहले, निबंध पढ़ने से पहले अपन लेखक परिचय के बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इनका छाया चित्र है। साथियों, देखते हैं कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1984 यूपी बस्ती जिले में हुआ और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हुई। साथियों, इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वह है हमीरपुर जिले के राठ तहसील में हुई इनकी प्रारंभिक शिक्षा, और इनकी जो कर्म भूमि रही है वह वाराणसी रही है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो इनकी पहली कविता बताई जाती है भारत और बसंत, जो कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और पहली गद्य रचना की बात करें तो पहली गद्य रचना है इनकी भाषा का विस्तार, जो भी आनंद कादम्बिनी में 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और पहली अनुदित रचना की बात करें या अनुदित निबंध की बात करें तो वह है कल्पना का आनंद, जो नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में सन 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साथियों, और इनकी कहानी की बात करें तो इनकी पहली कहानी है 11 वर्ष का समय, जो 1903 ईस्वी में इन्होंने लिखा, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें की। आलोचनात्मक पुस्तकों की बात करें तो जायसी ग्रंथावली 1925 में लिखी गई, भ्रमर गीत सार 1926, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था 1929, काव्य में रहस्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण 1929, रसमीमांसा महाकवि तुलसीदास, विश्व प्रपंच दर्शन की पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निबंध की चर्चा करें तो चिंतामणि में इनके निबंध संकलित है। चिंतामणि के 4 खंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों। शुक्ल के निबंधों को चिंतामणि के 2 भागों में संकलित किया गया था। चिंतामणि के 4 खंड हैं। ये 4 खंड, प्रथम भाग 1939 में इसका संपादन हुआ, जिसके संपादक थे रामचंद्र शुक्ल। द्वितीय भाग 1945, जिसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तृतीय भाग 1983, जिसके संपादक है नामवर सिंह। चतुर्थ भाग 2002, जिसके संपादक है कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। प्रथम भाग में संकलित निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध 2 ही भागों में संकलित है, प्रथम भाग और चिंतामणि द्वितीय भाग। प्रथम भाग में 17 निबंध है। 17 निबंध कुछ इस प्रकार है: भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये इनके प्रथम भाग में संकलित है। और द्वितीय भाग में संकलित निबंध कुल कितने? 3 निबंध: प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। साथियों, ये जो अपने हिंदी निबंध जो अपन मैं अब आपको बता रहा हूँ, जो नेट के पाठ्यक्रम में उनके जो वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर के देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। चिंतामणि को पहले विचार विथी नाम से प्रकाशित करवाया गया था। इस रचना पर देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और देव पुरस्कार के साथ साथ इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक
पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक विचारात्मक निबंध है और साथ ही साथ यह सैद्धांतिक समीक्षा विषयक निबंध भी माना जाता है। यह व्यास शैली में लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता क्या है? निबंध की समीक्षा जानते हैं। कविता, इसमें रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा का निर्वाह होता है, कि सृष्टि के साथ साथ मनुष्य के जो रागात्मक संबंध है उसकी रक्षा भी कविता के माध्यम से होती है। कविता उन मूल और आदिम मनोवृत्तियों का व्यवसाय है जो सजीव सृष्टि के बीच सुख दुख की अनुभूति से विरूप परिणाम द्वारा अत्यंत प्राचीन कल्प में प्रकट हुई। इसके बारे में अब आगे देखते हैं इनकी कविता के बारे में कि कविता की इन्होंने परिभाषा क्या दी है, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, कि आत्मा की जो मुक्त होने की अवस्था है वह क्या कहलाती है? ज्ञान दशा। उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था जो होती है वह क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहा जाता है? कविता कहते हैं। साथियों, अब कविता क्या है? निबंध को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। उन विभिन्न भागों का अपन क्या करेंगे? समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। साथियों, पहले देखते हैं कि कविता क्या है। निबंध के विभिन्न भागों को क्या नाम दिए गए हैं, जिनमें है सभ्यता के आवरण और कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार और कविता की आवश्यकता, ये विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। साथियों, अब इनके बारे में सारी जानकारी अपन अध्ययन करेंगे। रामविलास शर्मा का शुक्ल के बारे में कहना था कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का था। देखते हैं आगे। निबंध की शुरुआत कुछ इन पंक्तियों से होती है। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरे के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं। इन पंक्तियों के साथ निबंध की शुरुआत होती है। फिर इसमें इसके जो विभाजन किए गए हैं, जिसमें पहला है सभ्यता का आवरण और कविता। इसमें देखते हैं कि सभ्यता का आवरण और कविता में लेखक क्या कहते हैं। इसमें सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए त्यों त्यों उनके मूल रूप आच्छन्न होते गए। बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। यह इनका प्रमुख कथन है। किस किस भाग के अंतर्गत है? सभ्यता का आवरण और कविता। आगे क्या कहते हैं ये कि इनके दोस्तों निबंध काफ़ी बड़ा है, इसलिए सभी पूरी तरीके से इसको पढ़ना यहाँ संभव नहीं है, इसलिए इनके प्रमुख जो कथन है वह मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सभ्यता का आवरण और कविता में आगे लेखक क्या कहता है कि मनुष्य विभिन्न व्यापारों से घिरने के कारण भावों से सीधा लगाव नहीं रहता, कि मनुष्य जो है वह विभिन्न भावों से घिरा हुआ रहता है, चाहे वह बौद्धिक है चाहे वह भावात्मक है, विभिन्न भावों से सीधा लगाव नहीं रखता व्यापारों से घिरे होने के कारण। ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में अरूप पराग कहते हैं, जिन्हें अमूर्त विचार भी कहा गया है। कि ऐसे जो भाव होते हैं जैसे क्रोध, घृणा, लोभ, अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से विभिन्न रूप धारण करने लगे हैं मनुष्य के साथ साथ। इस कारण ऐसे जो भाव होते हैं, ऐसे भावों को क्या कहा गया है? अरूप पराग कहा गया है, जिसे अमूर्त विचार भी कहा गया है। आगे क्या कहते हैं कि जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए आवरण चढ़ते जाएंगे त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता चला जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने। क्या बताया है आगे? सारांश यह है कि इस सभ्यता का आवरण और कविता में अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं कि सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा, जो मूर्त और गोचर होंगे।
जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। अंतिम पंक्तियों में ये कहते हैं कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। कि अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बल्कि क्या होता है, बिंब ग्रहण भी आवश्यक होता है। और यह भी कहते हैं कि यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। कि मूर्त विषय का ही हो सकता है जो बिंब ग्रहण होगा, जिसे अपन ग्रहण कर सकते हैं, वह गोचर या मूर्त विषय का ही हो सकता है। जैसे रुपए का 1.5 पाव भी मिलता है। आगे देखते हैं, अगला दूसरा भाग है कविता और सृष्टि प्रसार। इसका प्रारंभ जो होता है वह इन पंक्तियों से होता है कि हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतर प्रकृति का सामंजस्य गठित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवर्ती में लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। इसी की व्याख्या करते हुए वह कहते हैं कि यदि वह कौन मनुष्य कि यदि वह लहलाते हुए खेतों और जंगली हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों, मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देख क्षण भर में लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंद उत्सव में उसने योग न दिया, खुले हुए फूलों को देख वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद सुन वह न पसीजा, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य पर उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में रह क्या गया। इस प्रकार हृदय पर प्रभाव रखने वाले जो रूप होते हैं वह भी कविता ही है। काव्य दृष्टि कहीं नर क्षेत्र के भीतर होती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर के भीतर। 3 भाग किए हैं उन्होंने काव्य दृष्टि के। एक तो नर क्षेत्र, ये साथियों ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, एक मनुष्यतर, एक समस्त चराचर। की कविता जो होती है, ये काव्य की रचना जो होती है, वह इन क्षेत्रों के भीतर ही रहती है। नर क्षेत्र के अंतर्गत संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलंबन रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्य के बीच बीच में ही पाया जाता है। वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है। मतलब कहने का है मनुष्यतर से मतलब प्रकृति से, और समस्त चराचर जिसमें समस्त चर अचर वस्तुएं आ गई। इसके बाद में सारांश यह है कि केवल असाधारण की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। कि असाधारणत्व की रुचि ही सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। अंत में क्या कहते हैं कि बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, कि बुद्धि के द्वारा हमारा ज्ञान कहीं भी पहुंच सकता है, उसे भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षियों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। अर्थात बुद्धि और भाव का अंत में जाकर क्या हो जाता है, समन्वय हो जाता है, और समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं होती। अगला जो भाग है, तीसरा जो भाग है, वह है मार्मिक तथ्य। मार्मिक तथ्य में लेखक कहते हैं कि मनुष्यतर प्रकृति के बीच, मनुष्यतर अर्थात मनुष्य से इतर प्रकृति के बीच, और मनुष्य से इतर क्या है, प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की विवेचना करते हैं। कि अपन प्रकृति का वर्णन करते हैं, इस समस्त संसार का वर्णन करते हैं, तो उसमें भावों और तथ्यों का भी कहीं ना कहीं समावेश होता है। पेड़ पौधे लता गुल्म आदि कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा की झड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप में उनकी शीतलता और मलानता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती है। अर्थात जो यह प्रकृति के जो तत्व है उनमें हमारे जो भाव होते हैं वह स्वतः ही जागृत होते हैं। आगे लेखक कहते हैं ज्ञान ही भावों में
संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव का प्रसार होता है, यह लेखक का मानना है। जैसे और लेखक यह भी कहते हैं कि भूमि, पर्वत, चट्टान, नाले, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप, गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, संपन्नता इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। अर्थात भावना जो होती है, भावात्मक जो संबंध होते हैं, वह प्रकृति के किसी भी दृश्य को देखकर उत्पन्न हो सकते हैं। साथियों, अगला है, आगे इन्होंने कहा है कि आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज्ञ ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर जो जो अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसाय होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया। आगे चौथा भाग इन्होंने बताया है, वह है काव्य और व्यवहार। इनमें काव्य और व्यवहार में क्या कहते हैं लेखक, कि मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाले मूल वृत्ति भावात्मिका है, कि भाव के कारण ही मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। केवल तर्क, बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, कि बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते। उसके लिए किसकी आवश्यकता है? भावों की आवश्यकता है। जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अंतर में किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहाँ भी तह में कोई भाव या वासना छिपी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों। आगे लेखक कहते हैं कि बात यह है कि केवल इस बात को जानकर हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं होते कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम के लिए या उस काम को करने के लिए उद्यत होते हैं। शुद्ध ज्ञान या विवेक में क्रम की उत्तेजना नहीं होती। कर्म प्रवृत्ति के लिए मन में कुछ लेकर आना आवश्यक है। आगे लेखक कहते हैं कि कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आगे देखते हैं कि मनुष्यता की उच्च भूमि, अगला जो विभाजन इन्होंने किया है वह क्या नाम दिया है? मनुष्यता की उच्च भूमि। इसमें कहा है कि कविता इन भावों या मनोविकारों के क्षेत्र को विस्तृत करती हुई इनका प्रसार करती है, कि कविता मनुष्य के भावों या मनोविकारों का क्या करती है? प्रसार करती है, और उसी के कारण मनुष्यता की उच्च भूमि पर पहुंचता है। कहा भी गया है कि पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रकार की भी, कि मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है। पशुओं में प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े या अपने बच्चों को खिलाने पिलाने तक ही होती है। इस प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही होता है, पशु मात्र को सताने वाले तक नहीं पहुंचता। पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। किस प्रकार? कि अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देश या देशवासियों और प्राणी मात्र तक से प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बनी हुई है। किसके हृदय में? मनुष्य के हृदय में। आगे देखते हैं कि कवि वाणी के प्रसार में हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। मनुष्यता की उच्च भूमि किस तरह से प्राप्ति होती है? कि कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उनका अधिकाधिक प्रचार करती हुई मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावयोग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने मनुष्यता की उच्च भूमि में पहुंचने के लिए विभिन्न उदाहरण दिए और उन्होंने कहा भी है कि भावयोग की सबसे उच्च कक्षा में पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है, उसकी अश्रुधारा में की अश्रुधारा का, उसके हास विलास में जगत के आनंद नृत्य का, उसके गर्जन तर्जन का आभास मिलता है। अब आगे देखते हैं, इनका छठवां भाग है भावना या कल्पना। इसकी साथियों गौर से सुनना, बातें यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है, मैं आपको मौखिक रूप से यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा।
इसमें बताया गया है कि उपासना भाव योग का ही एक अंग है। कल्पना क्या होती है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि उपासना जो होती है वह भाव योग का ही एक अंग है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान ही से लिया करते थे। जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। कि साहित्य वाले इसी को क्या कहते हैं, भावना कहते हैं, और आजकल के लोग क्या कहते हैं, उसे कल्पना कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल या असक्त होती है, किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते भी वैसी अनुभूति नहीं होती। और यह कल्पना दो प्रकार की होती है, एक तो होती है विधायक, एक होती है ग्राह्यक। विधायक और ग्राह्यक दो प्रकार की होती है। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। कि कवि में किस प्रकार की कल्पना होती है, विधायक कल्पना, और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राह्य। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहां कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता, वहां पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना पड़ता है। अगला सातवां भाग इन्होंने दिया है मनोरंजन। की मनोरंजन की कविता का अंतिम लक्ष्य, लेखक कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि यह कविता का उद्देश्य मनोरंजन है। यह अपन पहले से सुनते आए हैं, लेकिन इसका खंडन करते हुए लेखक कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। इतने गंभीर उद्देश्य के साथ पर मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते ही में रह जाने वाले पथिक के समान है। कि मनोरंजन जो समझते हैं कविता का उद्देश्य, वह राहगीर या पथिक के समान ही है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही सब कुछ है। मतलब कविता पढ़ने के पश्चात जो भावों में परिवर्तन होता है, वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिसमें कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्तवृत्ति को स्थिर किए रहती है, इधर उधर जाने नहीं देती। कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित राज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया, और यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया। आगे क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है। किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। लोग रात भर सुनते रहते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक बात है? हम रसात्मक कथाओं या आख्यानों की बात नहीं करते, केवल घटना वैचित्यपूर्ण कहानियों की बात करते हैं। कविता और कहानी का अंतर स्पष्ट है। साथियों, यह ध्यान से सुनना कि कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाले आगे की घटनाओं के लिए आकुल रहता है। कि कहानी आगे की घटनाओं को सुनने के लिए मनुष्य व्याकुल रहता है, जबकि काव्य में एक ही बात को वह बार बार सुनने का अभिलाषी रहता है। कविता सुनने वाला कहता है जरा फिर तो कहिए, कहानी सुनने वाला कहता है हाँ क्या हुआ, आगे क्या हुआ। आगे लेखक कहते हैं कि मन को अनुरंजित करना, उसे सुख का आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री मात्र हुई। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? अर्थात वाल्मीकि और तुलसीदास जैसे कवियों का भी कोई गंभीर उद्देश्य था, इस कारण से वह कविता है, और कविता का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, आगे इन्होंने बताया है सौंदर्य। की सौंदर्य क्या है? कविता में जो सौंदर्य है वह क्या है? कि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, वह एक मन के भीतर की वस्तु है। कि सौंदर्य कहाँ निवास करता है? मनुष्य के मन के भीतर। कि वह देखने वाले पर निर्भर है कि उसे कौन सी वस्तु कितनी सुंदर प्रतीत होती है। जैसे वीर क्रम से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितने ही अधिक होगी, उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। यही बाहर हंसता खेलता, रोता गाता, खिलता मुरझाता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। जिस प्रकार ये जगत रूप में और गति में है, उसी प्रकार मन भी रूप
गति का संघात ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित होता है या मन और इंद्रियों रूपों द्वारा, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। आगे लेखक कहते हैं कि जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य पृथक अपनी सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवर्ती के भी मार्मिक दृश्य सामने रखती है कि कर्म और मनोवर्ती में भी सौंदर्य परिलक्षित होता है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। कि माधुरी से जो कविता में तृप्त करती है, वह उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध भी करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़कर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अंकित किया, उसी ने नवाब नंदिनी आयशा के अंतस की अपूर्ण सात्विक ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया। आगे लेखक कहते हैं कि सुंदर और कुरूप काव्य में बस ये ही दो पक्ष हैं, भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी। ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। अंतिम में सौंदर्य की व्याख्या करते हुए लेखक कहते हैं कि कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो वस्तुओं के रूप रंग में अथवा मनुष्य के मन, वचन और कर्म में उत्कृष्ट साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। आगे देखते हैं, अंतिम 9वां है चमत्कारवाद। कि चमत्कारवाद क्या है? कि चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। चमत्कार से लेखक का अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या विलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से लेखक का तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, शब्दों की क्रीड़ा जैसे श्लेष यमक, काव्य की वक्रता या वचन भंगी जैसे काव्यार्थोत्पत्ति, परिसंख्या, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत तत्व अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उनके सादृश्य संबंध की अनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि में इत्यादि बातें आदि हैं। चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। आगे लेखक कहते हैं कि जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना होता है। लेखक कहते हैं कि जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य है। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना, वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह है सुक्ति। आगे लेखक कहते हैं कि जहाँ उक्ति में अनूठापन अधिक होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव आच्छन नहीं होता, वहाँ भी काव्य माना जाएगा। आगे है, इसके बाद में है कि कविता की भाषा के बारे में लेखक क्या कहते हैं। कविता के भाषा के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि कविता में कई बात चित्त रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। चित्त रूप में अर्थात किस तरह से स्पष्ट रूप में ग्रहण की जाए। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। कि कविता सरल भाषा में कहने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षणा शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीता जाता है, कहने के अपेक्षा समय भागा जाता है, कहना वह अधिक पसंद करेगी। क्योंकि कविता एक विलक्षण ढंग से या लक्षणा शब्द शक्ति के सहारे कविता बनती है। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियां है जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आई है। लक्षण द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों में कवि कर्म में पाया जाता है। इस प्रकार कविता की भाषा के बारे में इन्होंने कहा है और कहा है कि भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचना शब्द अधिक होते हैं। साथियों, आगे
लेखक कहते हैं तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि वर्ण विन्यास को मानते हैं। तीसरी विशेषता वे किसको मानते हैं? वर्ण विन्यास। कि जिस प्रकार एक व्यापक कला मानते हुए कहते हैं कि मूर्त विधान हेतु कविता जिस प्रकार चित्र विद्या प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए संगीत का सहारा लेती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। और चौथी विशेषता उन्होंने बताई है कि व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण या कार्यबोधक शब्दों के व्यवहार को मानते हैं। जैसे किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरधर कहना अधिक अर्थ संगत है। आगे है जो 11वां है अलंकार। अलंकार के बारे में लेखक क्या कहते हैं कि कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बढ़ाकर दिखाना पड़ता है। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, चाहे वाक्य वक्रता के रूप में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में काम में लाए जाते हो, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कृष्ट साधन के लिए ही मुख के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं, वह इसलिए कि जिनमें इनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग के सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य या साधर्म्य दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। कहने का आशय है कि भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। साध्य को भूलकर अलंकार को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता नहीं रहती। लेखक का मानना है कि लोग चमत्कार को काव्य का स्वरूप मानते हैं, वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हैं। कि सभी लोग चमत्कार को काव्य का सर्वस्व मानते हैं, लेकिन अलंकार को काव्य का सर्वस्व लेखक ने बताया है। अगला है कविता पर अत्याचार। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, कविता पर अत्याचार। की कविता पर अत्याचार किस तरह से होता है? कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। जैसे लोभियों, स्वार्थियों और कुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई, कहीं द्रव्य न देने वालों की निरादर निंदा। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय है, कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता देवी के मंदिर ऊंचे खुले विस्तृत और पुनित हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में भी सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। और अंतिम है कविता की आवश्यकता। की कविता की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि मनुष्य के लिए कविता इतना प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिसके भीतर बंधा हुआ शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपने मनुष्यता खोने का डर बराबर बना रहता है। इसी की अंत प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जमाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी आ रही है और चली रहेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। इस प्रकार कविता की आवश्यकता होती है। साथियों, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।